1960 के दशक का ईस्ट लंदन, जहां क्रे ट्विंस का नाम सुनते ही लोगों में डर फैल जाता था। दोनों भाई गैंगस्टर थे, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग था। रोन बेहद हिंसक और संकी था, जबकि रेजी दिमाग से काम लेने वाला इंसान था। एक सुबह रेजी उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए चाय लेकर जाता है जो कई दिनों से उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो ऑफिसर निपर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि असली क्रिमिनल्स को पकड़ने की बजाय वो सिर्फ उसी के पीछे पड़ा है। इसके बाद रेजी अपनी कार के पास पहुंचता है, लेकिन ड्राइवर फ्रैंक की जगह उसे अली मिलता है। फ्रैंक के काम पर न आने की वजह से दोनों उसके घर पहुंचते हैं। रास्ते भर पुलिस उनका पीछा करती रहती है, जबकि मोहल्ले के लोग रेजी से बड़ी अपनापन से मिलते हैं, जिसे देखकर निप्पर और भी चिढ़ जाता है। फ्रैंक के घर पर रेजी की मुलाकात उसकी बहन फ्रांसिस से होती है। पहली नजर में ही वो उससे फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन तभी फ्रांसिस की मां उसे अंदर भेज देती है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक बाहर आता है और तीनों साथ निकल जाते हैं। रास्ते में रेजी लगातार फ्रांसिस के बारे में पूछता रहता है। कुछ देर बाद रेजी और अली एक गली में गायब हो जाते हैं। निप्पर उनका पीछा करता है, लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाता। असल में दोनों रोन से मिलने आए थे। रोन को मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट का मानना था कि वो एक साइकोपैथ है। इससे पहले वो गंभीर मारपीट के मामले में जेल भी काट चुका था। रोन अपनी अजीबोगरीब बातें सुनाता है। रेजी हर हाल में अपने भाई को बाहर निकालना चाहता था, इसलिए वो साइकियाट्रिस्ट को धमकाता है। नतीजा ये होता है कि डॉक्टर बोर्ड से कह देता है कि रोन अब पूरी तरह ठीक है, लेकिन अकेले में वो रेजी को चेतावनी देता है कि रोन अभी भी एक साइकोपैथ है और उसे दिन में 2 बार दवा देना बेहद जरूरी है। कुछ समय बाद रेजी फ्रांसिस को अपने क्लब में डेट पर ले जाता है। वो बताता है कि उसके क्लब में सेलिब्रिटीज और क्रिमिनल्स दोनों आते हैं, क्योंकि लोगों को यही माहौल पसंद है। लेकिन तभी उसके आदमी उसे एक जरूरी काम के लिए बुला लेते हैं। पता चलता है कि जैक उसके इलीगल बिजनेस के पैसों में चोरी कर रहा था। रेजी उसे आखिरी मौका देता है कि वो अगले दिन सारे पैसे लौटा दे। फिर उसे सिगरेट देता है, लेकिन अगले ही पल जोरदार मुक्का मारकर धमकी देता है कि दोबारा गलती की तो जान से मार देगा। इसके बाद रेजी वापस फ्रांसिस के पास आता है। फ्रांसिस पूछती है कि क्या उसे गैंगस्टर की जिंदगी पसंद है। रेजी झूठ बोलते हुए खुद को सिर्फ एक क्लब ओनर बताता है। उसकी बातें फ्रांसिस को पसंद आती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद रेजी फ्रांसिस को रोन से मिलवाने जंगल में ले जाता है, जहां रोन एक आरवी में रह रहा होता है। फ्रांसिस वहां से एक आदमी को निकलते देख हैरान रह जाती है। इस पर रोन खुलकर बता देता है कि उसे पुरुष पसंद है और फिर अपनी निजी जिंदगी की अजीब बातें करने लगता है। आखिर में वो मुस्कुराते हुए कहता है कि बहुत जल्द वो और रेजी पूरे लंदन पर राज करेंगे। क्रे ट्विंस का सबसे बड़ा दुश्मन साउथ लंदन का रिचर्डसन गैंग था, जिसे चार्ली और एडी रिचर्डसन चलाते थे। ये लोग अपने दुश्मनों को उल्टा लटकाकर बेरहमी से टॉर्चर करते थे। एक दिन उन्हें पता चलता है कि रेजी का एक आदमी उनकी टेरिटरी में काम कर रहा है। चेतावनी देने के लिए वो रेजी की कार पर हमला करवा देते हैं। जवाब में रेजी भी उनकी लंच मीटिंग के दौरान एक ट्रक रेस्टोरेंट में घुसवा देता है। लगातार बढ़ती दुश्मनी को खत्म करने के लिए रिचर्डसन्स जॉर्ज नाम के आदमी को दोनों भाइयों के पास भेजते हैं, लेकिन बातचीत के दौरान जॉर्ज रोन की बेइज्जती कर देता है। रोन तुरंत गन निकाल लेता है, इसलिए रेजी किसी तरह मामला संभालकर उसे वहां से भेज देता है। थोड़ी देर बाद दोनों भाई पब में मीटिंग के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहले से ही रिचर्डसन गैंग उनका इंतजार कर रहा होता है। रोन अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालकर ऐसा दिखाता है जैसे उसके पास गन हो और पागलों की तरह शूट आउट की चुनौती देने लगता है। उसकी हरकत देखकर सामने वाले डर जाते हैं और उसे बाहर निकलने देते हैं। जैसे ही रोन बाहर जाता है, रेजी आराम से बियर पीता रहता है और पूरे गैंग को भड़काने लगता है। तभी रोन 2 हैमर लेकर वापस आता है और एक आदमी के सिर पर हमला कर देता है। इसके बाद दोनों गैंग के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद क्रे ट्विंस सबको बेरहमी से हरा देते हैं, जबकि रेजी लड़ाई खत्म होने के बाद भी आराम से अपनी बियर पीता रहता है। कुछ समय बाद वर्ल्ड कप फाइनल वाले दिन पुलिस चार्ली रिचर्डसन को गिरफ्तार कर लेती है। फ्रॉड, एक्सटॉर्शन और असॉल्ट के आरोप में उसे 25 साल की सजा मिल जाती है। अब लंदन में क्रे ट्विंस को रोकने वाला कोई नहीं बचता। अपने इलीगल बिजनेस को छिपाने के लिए दोनों लेस्ली नाम के लॉयर को साथ जोड़ते हैं। लेस्ली कानूनी तरीकों और दबाव का इस्तेमाल करके उनके लिए वैध बिजनेस खड़े करने लगता है। इसी तरह वो एक कैसीनो भी उनके नाम करवा देता है। रेजी को लेस्ली का तरीका पसंद आता है, लेकिन रोन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसका मानना था कि गैंगस्टर बातों से नहीं
बल्कि ताकत से काम करवाते हैं। उसे लेस्ली का बार बार हम कहना भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो उसे अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानता। एक दिन लेस्ली बताता है कि अमेरिकन माफिया उनके साथ बिजनेस करना चाहती है। रोन इस डील के खिलाफ होता है, लेकिन रेजी मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। मीटिंग में अमेरिकन पैसों और बियरर बॉन्ड से भरे सूटकेस लेकर आते हैं। शुरुआत में वो प्रॉफिट का 40-60 हिस्सा मांगते हैं, लेकिन रेजी बराबर 50-50 की शर्त रखता है। अमेरिकन उसकी बात मान लेते हैं और डील पक्की हो जाती है। सेलिब्रेशन के दौरान रोन फिर अपनी पर्सनल लाइफ की अजीब बातें करने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि अमेरिकन उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसकी बेबाकी की तारीफ करते हैं। धीरे धीरे कैसीनो बहुत सफल हो जाता है। बाहर की दुनिया के लिए रेजी अब एक सम्मानित बिजनेसमैन बन चुका था, जबकि पर्दे के पीछे उसका क्रिमिनल एम्पायर पहले की तरह चलता रहता है। उसके कैसीनो में सेलिब्रिटीज और गैंगस्टर्स दोनों साथ दिखाई देते हैं। वही रोन अपनी सनकी हरकतें जारी रखता है, और एक दिन तो वो कैसीनो में गधा तक लेकर पहुंच जाता है। उसकी दवाइयां उसे थोड़ा शांत रखती है, लेकिन उसे पूरी तरह ठीक नहीं कर पाती। साल खत्म होने पर रेजी को अपनी पुरानी सजा पूरी करने के लिए जेल वापस जाना पड़ता है। जेल पहुंचते ही गार्ड्स उसकी बेरमी से पिटाई करते हैं, लेकिन रेजी पहले से ही एक चाल चल चुका होता है। वो मौका देखकर एक गार्ड की हैंडकफ्स चुरा लेता है, उसे सलाखों से बांध देता है और उसी की बैटन से उसकी पिटाई कर देता है। बाकी कैदी ये देखकर उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद रोन फ्रांसिस से मिलता है और कहता है कि उसने रेजी से मुलाकात की थी। रेजी चाहता है कि फ्रांसिस उसे इस हालत में देखने जेल न आए। इसके बाद रोन और लेस्ली के बीच पैसों को लेकर रोज बहस होने लगती है। धीरे धीरे रोन का गुस्सा फिर बढ़ने लगता है और एक दिन वो लेस्ली की सारी फाइल्स टेबल से फेंक देता है। उसके मुताबिक वो बिजनेसमैन नहीं, बल्कि सिर्फ एक असली गैंगस्टर बनकर जीना चाहता है। इधर फ्रांसिस रेजी से मिलने जेल पहुंचती है। वो गार्ड्स की शिकायत करना चाहती है, लेकिन रेजी समझाता है कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। फ्रांसिस चाहती है कि वो क्राइम की दुनिया छोड़ दे, लेकिन रेजी कहता है कि अब ऐसा करना आसान नहीं है। उधर रोन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। एक रात वो क्लब में चल रहे परफॉर्मेंस को बीच में रोक देता है। पहले खुद इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश करता है और फिर माइक्रोफोन लेकर अपने अमीर ग्राहकों का मजाक उड़ाने लगता है। उसकी बेहुदा बातें सुनकर पूरा क्लब चुप हो जाता है। सिर्फ टेडी हंसता है, जबकि लेस्ली समझ जाता है कि अगर यही चलता रहा तो उनका बिजनेस डूब जाएगा। कुछ समय बाद रेजी जेल से रिहा हो जाता है। बाहर आते ही वो सीधे फ्रांसिस के घर पहुंचता है। उसकी खिड़की पर चढ़कर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। फ्रांसिस हाँ तो कह देती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि शादी के बाद उसे क्राइम की दुनिया हमेशा के लिए छोड़नी होगी। रेजी उससे यही वादा करता है। दोनों क्लब पहुंचते हैं, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा होता है। लेस्ली बताता है कि रोन की हरकतों की वजह से सारे कस्टमर्स दूर हो चुके हैं और अगले हफ्ते टैक्स भरने के पैसे भी नहीं बचेंगे। ये सुनते ही रेजी अपना आपा खो बैठता है। दोनों भाइयों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। जब फ्रांसिस बीच बचाव करती है तो रोन उसका भी अपमान कर देता है। इसके बाद रेजी गुस्से में रोन पर हमला कर देता है। दोनों एक दूसरे पर कुर्सियां और आसपास की चीजें फेंकते हैं। लड़ाई इतनी खतरनाक हो जाती है कि दोनों लहूलुहान हो जाते हैं। आखिर में रोन भारी पड़ता है और रेजी को जमीन पर गिरा देता है। ये सब देखकर फ्रांसिस डर जाती है और क्लब छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद रोन का गुस्सा शांत होता है। वो रोते हुए रेजी को गले लगाता है और कहता है कि कई बार उसे खुद समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन रेजी फ्रांसिस से माफी मांगता है और उसे एक और मौका देने के लिए मना लेता है। इसी बीच पुलिस ऑफिसर निपर अब रेजी की बजाय रोन पर नजर रखने लगता है, लेकिन रोन चालाकी से कई बड़े पॉलिटिशियन से दोस्ती कर लेता है। वो उन्हें अपने घर बुलाकर पार्टीज करता है, जहां उनके मनोरंजन के लिए जवान लड़कों का इंतजाम किया जाता है। अब पुलिस चाहकर भी रोन पर हाथ नहीं डाल सकती थी, क्योंकि ऐसा करने पर बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आ जाते। दूसरी तरफ रेजी वेस्ट एंड में एक नया क्लब खरीदकर अपनी बिजनेस इमेज सुधारना चाहता था। मालिक आधा हिस्सा बेचने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रोन को डर था कि कहीं रेजी उससे दूर न हो जाए। इसलिए वो टेडी को भेजकर क्लब ओनर को धमकाता है। टेडी क्लब में तोड़फोड़ कर देता है, जिसके बाद ओनर डील रद्द कर देता है और पुलिस बुला लेता है। इस घटना के बाद दोनों भाइयों पर एक्सटॉर्शन का केस दर्ज हो जाता है। जब फ्रांसिस जेल में रेजी से मिलने आती है तो साफ कह देती है कि वो उसी से शादी करेगी जब कोर्ट उसे बेगुनाह घोषित करेगा। कुछ ही दिनों बाद रोन की एक तस्वीर अखबार में छप जाती है, जिसमें वो एक बड़े पॉलिटिशियन के साथ दिखाई देता है।
सरकार बदनामी से बचने के लिए पूरा मामला दबा देती है। ट्विंस को जेल से रिहा कर दिया जाता है और कोर्ट भी उन्हें निर्दोष घोषित कर देता है। रिहा होते ही रेजी उसी क्लब को पहले से भी कम कीमत में खरीद लेता है। जब निपर वहां जांच करने पहुंचता है तो रेजी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब वो भी उन्हीं नेताओं के आदेश पर काम करता है जो उनके दोस्त हैं। दोनों भाई उसके साथ फोटो खिंचवाकर पुलिस कैप्टन को भेज देते हैं, जिसके बाद निपर को इन्वेस्टिगेशन रोकने का आदेश मिल जाता है। आखिरकार रेजी और फ्रांसिस की शादी हो जाती है, लेकिन फ्रांसिस की मां अब भी इस रिश्ते के खिलाफ होती है। वो शादी में काले कपड़े पहनकर आती है, जैसे किसी के फ्यूनरल में आई हो। समारोह के दौरान रोन सबके सामने उसे गाना न गाने पर टोक भी देता है। हालांकि रेजी ने क्राइम छोड़ने का वादा किया था, लेकिन शादी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही वो फिर से अपने पुराने इलीगल बिजनेस में लौट जाता है। वो ज्यादातर समय घर से बाहर रहने लगा था, जिससे फ्रांसिस खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगती है। अब उसे समझ आने लगता है कि रेजी कभी भी गैंगस्टर की जिंदगी नहीं छोड़ेगा। वो रोन और रेजी के माता पिता के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें फ्रांसिस कभी पसंद नहीं आती। ऊपर से ऑफिसर निपर भी अब उस पर नजर रखने लगता है। इन सब बातों से परेशान होकर फ्रांसिस जरूरत से ज्यादा दवाइयां लेने लगती है और धीरे धीरे उसकी लत लग जाती है। इसी दौरान जैक फिर एक गलती कर देता है। इस बार रेजी उसकी बेरमी से पिटाई करता है। बाद में वो फ्रांसिस के लिए नई कार भी खरीदता है, लेकिन उसके साथ समय बिताने से हमेशा बचता रहता है। एक दिन पब में लेस्ली रेजी को समझाता है कि अब उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और सच में क्राइम छोड़ देना चाहिए। रोन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में लेस्ली पर बॉटल से हमला कर देता है और कई ग्लास भी फेंक देता है। लोगों को लेस्ली को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। रेजी रोन पर भड़क उठता है। तभी उसे पता चलता है कि रोन कई दिनों से अपनी दवाइयां नहीं ले रहा था, इसलिए उसका व्यवहार पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। कुछ समय बाद अमेरिकन माफिया का आदमी रेजी से अकेले में मिलता है। वो कहता है कि रोन अब उनके बिजनेस के लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि उसका पॉलिटिशियंस के साथ खुलकर घूमना और अनियंत्रित व्यवहार किसी दिन सबको मुसीबत में डाल देगा। लेकिन रेजी साफ मना कर देता है। उसके लिए उसका भाई सबसे पहले था। घर लौटने के बाद भी रेजी फ्रांसिस से ठीक से बात नहीं करता। उधर जॉर्ज अब अकेले काम करने लगा था। वो क्रे ट्विंस की टेरिटरी में घुसकर उनके एक वेयरहाउस ओनर की पिटाई कर देता है। अगले दिन वही आदमी रोन से मदद मांगता है। रोन बिना देर किए जॉर्ज को मारने की सुपारी ले लेता है। उस रात रोन सीधे पब में पहुंचता है और सबके सामने जॉर्ज के सिर में गोली मार देता है। पूरे पब में दहशत फैल जाती है। घर लौटकर रेजी रोन पर चिल्लाना चाहता है, लेकिन मां की वजह से खुद को रोक लेता है। वो टेडी को गन और कपड़े गायब करने का आदेश देता है, जबकि अली को सभी गवाहों पर नजर रखने के लिए भेजता है। जाते जाते वो रोन को उसकी दवा भी देकर याद दिलाता है कि उसे लेना मत भूलना। अगले दिन फ्रांसिस रेजी से कहती है कि इस बार रोन को बचाने की कोशिश मत करो और उसे जेल जाने दो, लेकिन रेजी हमेशा की तरह अपने भाई का साथ देता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि फ्रांसिस अब दवाइयों की आदी हो चुकी है। जॉर्ज के मर्डर के बाद स्कॉटलैंड यार्ड आखिरकार क्रे ट्विंस के खिलाफ आधिकारिक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। रोन को पुलिस लाइनअप में लाया जाता है, लेकिन कोई भी गवाह उसकी पहचान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इधर फ्रांसिस की जिंदगी और मुश्किल होती जा रही थी। गैंग के लोग हर समय उसके घर पर डेरा जमाए रहते थे। सड़क पर भी लोग उससे बात करने से डरते थे, क्योंकि वो रेजी की पत्नी थी। रेजी खुद भी मान लेता है कि उसने गवाहों को धमकाया था ताकि कोई पुलिस के सामने बयान न दे। एक दिन बारिश के दौरान फ्रांसिस अपनी कार बंद करने बाहर जाती है। वो मुश्किल में होती है, लेकिन मदद करने की बजाय रेजी उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि ये कार भी उसकी इलीगल कमाई से खरीदी गई है। फिर गुस्से में कार हिलाने लगता है और फ्रांसिस का अपमान करता है। तंग आकर फ्रांसिस उसे थप्पड़ मार देती है और घर के अंदर चली जाती है, लेकिन रेजी उसके पीछे जाता है, उसे कमरे में घसीटता है, बेरमी से मारता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। अगली सुबह फ्रांसिस फैसला कर लेती है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। जब वो अपना सामान लेकर घर छोड़ रही होती है, तभी रोन उसे रास्ते में मिल जाता है। वो उसका सामान उठाने में मदद करता है और कहता है कि उसे फ्रांसिस का जाना अच्छा तो लग रहा है, लेकिन उसे इस बात का दुख है कि रेजी ने उस पर हाथ उठाया, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें कभी औरतों पर हाथ उठाना नहीं सिखाया था। फ्रांसिस जाते जाते रोन के गाल पर किस करती है। रोन मुस्कुराकर कहता है कि सच कहे तो उसे फ्रांसिस हमेशा से पसंद थी। कुछ हफ्तों बाद रेजी फ्रांसिस से मिलने उसके घर पहुंचता है। तभी फ्रांसिस बाहर आती है और रेजी की बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है।
रेजी उससे माफी मांगते हुए कहता है कि वो बदल चुका है और चाहता है कि फ्रांसिस वापस उसके साथ चले। लेकिन फ्रांसिस अब उस पर भरोसा नहीं करती और हमेशा के लिए उसे छोड़ देती है। कुछ समय बाद फ्रांसिस को एहसास हो जाता है कि वो इस दर्द भरी जिंदगी से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। दवाइयों की लत और मानसिक तनाव से टूटकर वो जरूरत से ज्यादा दवाइयां खा लेती है और उसकी मौत हो जाती है। फ्रैंक तुरंत रेजी को खबर देता है। रेजी वहां पहुंचकर फ्रांसिस को आखिरी बार देखता है और उसकी उंगली में दोबारा वेडिंग रिंग पहनाकर उसे अंतिम विदाई देता है। फ्यूनरल के दौरान फ्रांसिस की मां उसकी मौत का जिम्मेदार सीधे रेजी को ठहराती है। उधर रोन जैक को लेस्ली की हत्या करने का आदेश देता है। जैक उसके घर पहुंचता है लेकिन गोली चलाने में देर कर देता है। लेस्ली उससे भिड़ जाता है। हाथापाई के दौरान गोली लेस्ली के पैर में लगती है और जैक वहां से भाग निकलता है। हॉस्पिटल में ऑफिसर निपर लेस्ली से मिलने पहुंचता है। अपने परिवार की सुरक्षा का भरोसा मिलने पर लेस्ली सब कुछ सच सच बता देता है। वो पुलिस को सारे डॉक्यूमेंट्स भी सौंप देता है। दूसरी तरफ जॉर्ज मर्डर के गवाहों को भी विटनेस प्रोटेक्शन मिल जाती है, इसलिए अब वो भी बयान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब रेजी को यह खबर मिलती है तो उसे समझ आ जाता है कि अब उनका एम्पायर खत्म होने वाला है। उसी रात रोन अपने घर पार्टी रखता है। रेजी भी वहां पहुंचता है। जैसे ही जैक अंदर आता है, रेजी गुस्से में उस पर टूट पड़ता है। जैक बचने के लिए रोन से मदद मांगता है, लेकिन रोन इस बार उसका साथ नहीं देता। इसके बाद जैक फ्रांसिस की मौत को लेकर रेजी पर ताना मार देता है। यह सुनते ही रेजी गन निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। तब वो नाइफ उठाता है और सबके सामने जैक पर लगातार वार करता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। रोन हैरान होकर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। रेजी जवाब देता है कि वो अपने भाई को कभी नहीं मार सकता था, इसलिए अपना सारा गुस्सा जैक पर निकाल दिया। इतना कहकर वो नाइफ रोन की जेब में रख देता है और वहां से चला जाता है। बाहर अली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेजी उसे भी मुक्का मारकर चला जाता है। जैक की हत्या इतने लोगों के सामने हुई थी कि इस बार पुलिस के पास पक्के सबूत आ चुके थे। अब पार्लियामेंट में बैठे उनके ताकतवर दोस्त भी उन्हें नहीं बचा सके। आखिरकार पुलिस रोन और रेजी दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और उनके क्रिमिनल एम्पायर का अंत हो जाता है। यह कहानी असली क्रे ट्विंस की जिंदगी पर आधारित है। रेजी ने करीब 33 साल जेल में बिताए। साल 2000 में कैंसर की वजह से मौत से सिर्फ 2 हफ्ते पहले उसे कंपैशनेट रिलीज मिली थी। वही रोन को दोबारा मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया, जहां 1995 में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। और इसी के साथ क्रे ट्विंस की दहशत से भरी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि अगली बार आप कौन सी मूवी देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।